रहा है ना, ये फन वाला सांप का निशान लगा देना है, ठीक। बहुत बढ़िया। तो मैंने एक्सप्लेन कराया, बायोलॉजी वाले बच्चों को ये चीज़ बोल दी जाती थी, भैया समाकलन हो रहा है, सांप रट लेना। रटने वाली कोई बात नहीं है, समाकलन का मतलब ये सांप से का चिन्ह। और हेलो मेरे भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। और आज जैसे थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, हम शून्य कोटि की अभिक्रिया और उसकी समाकलित वेग समीकरण बड़े ही आसान तरीके से एक बेहतरीन वे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, फिर हम इसकी समाकलित वेग समीकरण देखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। देखो कोटि में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैंने अब से पहले वेग नियम जो पढ़ा था, तो वेग नियम में मैंने आपको बताया था कि जो वेग समीकरण आई थी उसमें जो घातें आई थी, उन घातों का योग ही हमारे पास कोटि कहलाता है। कैसे? मैंने आपको एक वेग समीकरण ऐसे करके कुछ बनवाई थी, है ना। ए की सांद्रता x थी, बी की सांद्रता क्या थी, y थी। तो ये जो घातें हैं, है ना, ये घातें हैं, पावर सॉरी घातें हैं जो, यही इनका योग जो है वही कोटि कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी लिखवाया था, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि कोटि क्या है। तो कोटि अभिकारकों के वे अणु हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, जिसे मैं आपको लिखूंगी, एक अभिक्रिया है H2 प्लस में Cl2, ये दोनों मिलके बना रहे हैं 2HCl, ठीक है ना। तो इसमें ना तो H2 का भी कोई अणु, ना ही Cl2 का एक भी अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता, ना तो H2 का भी अणु, हालांकि इसमें एक अणु 1 मोल भाग ले रहे हैं, इसका भी एक अणु भाग ले रहा, ठीक है ना। लेकिन ना तो इसका भी एक अणु, ना भी इसका भी एक अणु, दोनों के दोनों अभिक्रिया के वेग में भाग लेते ही नहीं है। अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते ही नहीं है। समझिए बात को। तो अगर इसका एक भी अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रहा, तो x की भी वैल्यू 0 होगी, y की भी वैल्यू 0 होगी। सही बात है, क्योंकि a ये है, b ये है। अगर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो यहां से जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, 0 की 0 में जोड़ोगे तो कोटि क्या आ जाएगी, 0। यानी कि वे अभिक्रियाएं, अब आप इसमें थ्योरी लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख भी दिया है कि भैया आपके पास H2 है और Cl2 है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके 2HCl बना रहे हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है ना। गैस वाले जिनमें अभिकारक गैस होंगे ना, वो लगभग सारे शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के एग्जांपल होंगे, जो गैस के होंगे शुरू में। जैसे पहला एग्जांपल लिख दिया, दूसरा एग्जांपल में लिखूं अमोनिया गैस का, ये अमोनिया गैस है। अगर मैं इसके पीटी की उपस्थिति में रिएक्शन कराऊं तो ये नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में टूट जाती है। बैलेंस करके लिखना हो तो यहाँ पे 2NH3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो, बैलेंस होगी। तो ये भी अमोनिया क्या है सर, गैस है। गैस है और गैस से ये मॉलिक्यूल बनना, तो ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते हैं, वो कोटि में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो दो एग्जांपल भी मैंने आपको मेन आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये दूसरा एग्जांपल है, इन्हें भी आप उतार सकते हो। अभी आप मेरे को बात बताओ, आपको हल्की हल्की सी चीज समझ आई कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और उसका एग्जांपल क्या है। आपको मैंने एक ट्रिक भी बता दी है कि जिनमें स्टार्टिंग में गैस आ रही होगी ना, गैस के अणु आ रहे होंगे, सिर्फ गैस होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होने का, तो वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया आप मान सकते हो, ठीक है ना। एक तरीके से जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, सही बात। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है ना। मैं सिर्फ कर देता हूं, चलिए समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। माना दी गई अभिक्रिया शून्य कोटि की है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि जो नीचे एक अभिक्रिया हम लेंगे ये शून्य कोटि की। क्या अभिक्रिया है सर? अभिक्रिया है कि मेरे पास A परिवर्तित हो रहा है B में, ठीक है ना। तो मान लिया ये जो अभिक्रिया है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, सही बात है, ठीक है सर।
अब आगे हम क्या लिखेंगे, माना अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए नोट यानी कि A0 तथा टी समय बाद, ध्यान से सुनो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, तथा टी समय बाद x मात्रा खर्च होने पर बची सांद्रता AT है। तब वेग नियम से, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है आपकी। अभी जस्ट ऊपर क्या लिखा है मैंने, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जरा मैंने क्या बोला, कोई अभिकारक है A, जब अभिक्रिया शुरू हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने वाली है ऐसे समझ लीजिए। तो जब टाइम जीरो था, टाइम क्या था, जीरो था सर, जब टाइम जीरो था यानी कि टी की वैल्यू जीरो थी, जब अभिक्रिया जस्ट शुरू होने वाली थी, तब हमारे पास इस ए की सांद्रता कितनी है, ए नोट है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता ए नोट है। यानी कि आपके पास 5 टॉफी है, 5 टॉफी है। स्टार्टिंग में आपने 5 टॉफी ली है, ध्यान से सुनना, 5 टॉफी। ये एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, काम आएगा टॉफी वाला, ठीक है ना। 5 टॉफी है, टी समय बाद यानी कि कुछ टाइम हो गया होगा इस अभिक्रिया को होते हुए, यानी कि आपने लगभग 5-10 मिनट बाद क्या करा, आपने उसमें से 2 टॉफी खा ली, यानी कि कितनी मात्रा खर्च कर दी आपने, x मात्रा खर्च कर दी, 2 टॉफी खा ली, x मात्रा आपने खर्च कर दी, तो बची कितनी आपके पास टॉफी, 3 टॉफी बची। तो वही काम यहाँ पे है, तो जो उसकी सांद्रता बची वो कितनी बची, 80। प्रारंभिक सांद्रता ए नोट थी, x इसने खर्च कर दी, 80 इस पर बचेगी। प्रारंभ में आपके पास 5 टॉफी थी, 2 आपने खर्च कर दी, बची कितनी, 3। आगे बात ये समझ में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब वेग नियम से हम बात करेंगे, और वेग नियम क्या बोलता है हमें कि वेग बराबर क्या होता है, वेग को हम लिखते हैं dx by dt। x में हम क्या लिखेंगे सर, t टाइम पे हम बात कर रहे हैं, x होती है सांद्रता, t टाइम पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे AT आएगा, AT बटे dt। और चूंकि अभिकारक की बात हो रही है तो शुरू में माइनस आएगा, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं पहले या दूसरे लेक्चर में, कि जब अभिकारक का हम वेग लिखते हैं तो उसके सामने माइनस लगाते हैं। क्यों माइनस लगाते हैं, माइनस क्या प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया की सांद्रता घट रही है, सॉरी अभिकारक की सांद्रता घट रही है, ये बताता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका लिखता तो इसके मैं सामने प्लस लगाता, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ रही है अभिक्रिया के दौरान, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। और हम टी समय में बात कर रहे हैं इसलिए AT की सांद्रता आएगी। तो ये क्या होता है कि ए नोट और इसकी पावर 0, यही तो होता है वेग नियम, है ना, कि भैया यहाँ पे R आएगा, इसको पूरे को हम R लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको शुरू में लिख के दिखाया था। ये कोई वेग नियतांक होगा, और ये क्या हो गया हमारे पास, सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता, और इसकी पावर 0। ये पावर 0 क्या बता रही है कि भैया अभिक्रिया की कोटि शून्य है। ये तो बताया था ना मैंने कि अभिकारकों की जो पावर होगी ऊपर, जो घात होगी, वही किसको प्रदर्शित करती है, कोटि को। तो शून्य है तो मतलब इसकी कोटि शून्य होगी। आई बात समझ में। अब किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, एक मान होता है इसका, एक। तो मैं इसे आगे कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं आगे लिख सकता हूं कि सर -d AT बटे dt बराबर k। इसका मान तो 1 हो जाएगा, चाहे 1000 की पावर 0 हो, चाहे 1 लाख की पावर 0 हो, चाहे 10 की पावर 0 हो, तो उसका मान 1 ही होता है। तो a नोट की पावर भी 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। 1 की गुणा आप k में करोगे तो k आ जाएगा, ठीक है बात। अब ये dt इधर भाग में, इधर k में चला जाएगा गुणा में, तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, यहां से वैल्यू बनेगी सर माइनस का d AT बटे, सॉरी dt तो उधर चला गया, बराबर में k डॉट dt। अब यहां से कहानी शुरू होगी भाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब बहुत से बायोलॉजी के बच्चे होंगे जिनको समाकलन नहीं करना आता होगा, है ना, समाकलन करने पर। अब जिनको बायोलॉजी के जो बच्चे हैं जिन्हें समाकलन का नहीं पता है, तो समाकलन कुछ नहीं होता भाई, आपको दोनों तरफ ऐसे सांप का निशान लगा देना, इस तरफ भी और इस तरफ भी ऐसे सांप का निशान लगा देना है ना, ये फन वाला सांप का निशान लगा देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने लगा दिया सर DAT बराबर, इधर भी लगा देंगे, k नियतांक है तो k बाहर आ जाएगा, सिर्फ dt का होगा, ठीक है ना। k नियतांक है, नियतांक का समाकलन नहीं होता भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब समाकलन कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, जहां जहां पे d लिखा है ना बस d हटा दो, यहाँ पे d लिखा है d हटा दो। समाकलन का काम होता है सिर्फ इस d को हटाना, तो ये समाकलन क्या करेगा, इस d को हटा देगा, d हटाएगा तो माइनस का AT बचेगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का AT, ठीक है ना। यहाँ पे k ज्यों का त्यों है, बराबर में k ज्यों का त्यों है,
इधर से डी हटेगा तो क्या बचेगा सर, टी बचेगा, टी बचेगा, टी इसके साथ गुणा में आएगा ना, ऊपर गुणा में तो गुणा में आएगा जिससे हटते। एक एक्स्ट्रा चीज और लिखनी है आपको, प्लस सी। अब ये सी क्या है, समाकलन नियतांक है। सी क्या है यहाँ पे, समाकलन नियतांक। बस ये हल्का सा काम आपको करना है, लास्ट में सी लगा देना, कुछ नहीं है, ये भी इसे भी खत्म करेंगे अभी। समाकलन नियतांक, उम्मीद है नीचे दिख रहा होगा आपको कैमरे में, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने सी का मतलब है समाकलन नियतांक, ये लिखा है, ठीक है ना। आप इसे उतारो, फिर मैं रफ कर रहा हूं, दिख रहा है इतना तो, ठीक है ना। ये वाली चीज उतार लो, और ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, ये चीज उतार लो, मैं से फिर रफ कर रहा हूँ ऊपर से ये वाली चीज को, ठीक है ना। इसकी मेरे को हल्की सी जरूरत पड़ेगी, उतार लो फटाफट। यहां से मेरे को क्या करना है, मेरे को सी की मान निकालना है, यहां से इस सी का मान निकालना है, बस इस सी का मान निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रफ कर दूं। अब देखो क्या हुआ, मुझे यहां से सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, शुरुआत में जाऊंगा, एकदम स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ठीक है ना। तो प्रारंभ में क्या लिखूंगा मैं, प्रारंभ में जब अभिक्रिया जस्ट शुरू होने वाली थी, प्रारंभ में जब अभिक्रिया जस्ट शुरू होने वाली थी, तब टी की वैल्यू कितनी थी सर, 0। ये तो मैंने बोला था कि भाई टी की वैल्यू 0 है जब अभिक्रिया शुरू होने वाली है, जस्ट अभिक्रिया की टी की वैल्यू कितनी थी, 0। और सांद्रता कितनी थी, प्रारंभिक सांद्रता A0 थी। तो यहां से AT का मान कितना हो जाएगा, A0, क्योंकि मैं सांद्रता का मतलब है ना, टी की वैल्यू तो मैंने निकाल ली कि टी की वैल्यू 0 है सर, जब शुरू की बात हो रही थी, तो इस टी की वैल्यू तो 0 आ गई, स्टार्टिंग ऐसे निकल जाता है बेटा सी का मान, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जाएंगे, एकदम शुरू में जाएंगे, शुरू में टी की वैल्यू कितनी थी, 0। AT की वैल्यू कितनी थी, ये तो बाद की वैल्यू है ना भाई, घटी हुई मात्रा है, ये देखो खर्च होने पर बची सांद्रता है, ये तो प्रारंभिक थोड़ी है, प्रारंभिक तो A0 है। तो यहां से अगर मैं AT की वैल्यू निकाल लू तो वो कितनी आएगी, A0 आएगी, सही बात है। अब ये मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना, यानी कि कुछ नहीं, मैंने प्रारंभ में लिख दिया, इसके बाद ये मान लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो AT की जगह क्या रखूंगा, A0, तो माइनस का A0, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस है, बराबर के गुणा 0, क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू सर 0 है, प्लस में C, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से जो C की वैल्यू आएगी, यहां से जो C की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का A0। C की वैल्यू क्या आ गई, यहां से माइनस का A0। अब C का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब मेरे को इसका काम हो गया, जो थ्योरी लिखी हुई है अब मैं सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने इसलिए रखी थी ताकि आपको ये बता सकूं कि ये बाद की सांद्रता है और ये प्रारंभ की सांद्रता है, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। अब C का मान समीकरण 2 में रखने पर, C का मान समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा सा मैथ वाला काम है, बायोलॉजी वाले बच्चों को मुश्किल पड़ता है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सारी चीजें समझाने की। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि बस इसे रट लो भाई, ये समाकलन होता है ऐसे करके, इसे रट लो, लेकिन मैं आपको सारी चीजें एक एक चीज एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और वैसे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको लगभग सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भैया समाकलन मतलब क्या है, डी को हटाना, सिंपल से रखना है। इसमें एक सी आएगी, सी की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, प्रारंभ में जाओगे, प्रारंभ में जाओगे तो वही टाइम आपको 0 होगा, और AT की वैल्यू A0 होगी, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात तो है नहीं। सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, अब वही सी की वैल्यू इसमें रख दोगे। अब जैसे सी की, अब इस समीकरण को आप लिखोगे तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा माइनस का, इस वाली समीकरण में रखना AT, फिर बराबर में के, फिर T है जो का त्यों, और प्लस में C की वैल्यू आपने कितनी निकाली है सर, C की वैल्यू माइनस का A0 निकालना है, तो यहां से आप डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का A0 लिख दोगे। आई बात समझ में। अब ये A0 को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, इस A0 को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, सही बात है। अब वो टॉफी वाली बात याद करियो, आपके पास 5 टॉफी थी, 2 आपने खर्च कर ली, 3 बची हुई थी, है ना, अब उसका यूज होगा यहाँ पे। A0 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो क्या मैं A0 माइनस AT लिख दूं, भाई A0 तो प्लस का है, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो चलो पहले मैं ऐसे नॉर्मल लिख दूं, AT माइनस का AT प्लस का A0 बराबर KT, सही बात है। इसे थोड़ा सा मैं अगर अरेंज करके लिखूं तो ये माइनस की वैल्यू पहले बाद में लेता हूँ, प्लस की वैल्यू पहले ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा से लगेगा देखने में कि A0 में से AT घटा रहे हैं ना, ये माइनस का AT में प्लस का A0 जोड़, थोड़ा सा अजीब लग रहा, A0 में से AT घटा रहे, ऐसे लिखो, बराबर में क्या आ जाएगा, KT के। अब ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये अंतिम सांद्रता है, यानी कि आपके पास पहले वाली टॉफियां हैं, शुरू की टॉफियां कितनी टॉफी थी, 5 टॉफी, बाद में कितनी बची थी, 3 टॉफी बची थी, कितनी टॉफी बची थी,
3 टॉफी बची थी, कितनी खर्च होगी? 5 में से 3 घटा दो सर, 2 खर्च हुई। कितनी खर्च हुई? 2 खर्च हुई। और वही तो मैंने आपको अभिक्रिया में बताया था कि प्रारंभिक सांद्रता में x मात्रा खर्च होगी, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है भाई? x है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? चूंकि a नोट माइनस एटी बराबर क्या है? x है। चूंकि a नोट माइनस एटी बराबर क्या है? x है। x क्या है? खर्च हुई मात्रा। आपने कितनी टॉफी खर्च कर दी थी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे x लिख दूंगा और x बराबर क्या आ जाएगा? kt के। थोड़ा सा अच्छा लिखूं तो t के नीचे आ जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा? x बटे t। यही आपका समाकलित वेग समीकरण है। यही आपकी समाकलित वेग समीकरण है। आई समझ में? एकदम अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। बहुत प्यारे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई हुई, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में शायद ही आपको कोई इतने बेहतर तरीके से समझाया हो किसी ने, या कोई समझाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने नहीं समझाया, समझाया होगा डेफिनेटली, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, जितने लेक्चर्स देखे हैं, तो उसमें इतने बेहतरीन तरीके से तो किसी ने नहीं समझाया हुआ है जब मैं अपने 12th क्लास में था, ठीक है ना। हर चीज को मैंने एक्सप्लेन कराया। बायोलॉजी वाले बच्चों को ये चीज बोल दी जाती थी कि भैया समाकलन हो रहा है, आप रट लेना। रटने वाली कोई बात नहीं है। समाकलन का मतलब ये सांप से का चिन्ह, और इसका काम क्या करता है? इस डी को हटाता है बस। बाकी एक प्लस में सी आ जाएगा। सी की वैल्यू आप शुरू से निकाल दोगे, टी की वैल्यू 0 मान के, एटी की वैल्यू नोट मान के, सी का मान आ जाएगा, और सी का मान इस समीकरण में रख देना, आंसर आ जाएगा। समीकरण बन गई आपकी के बराबर एक्स बटे टी। जहाँ पे के क्या है? के सर वेग नियतांक है, एक्स है, एक्स खर्च होने वाली मात्रा है, सांद्रता में खर्च है, और टी क्या है? समय, कि कितना समय लगा है अभिक्रिया के अंदर। सो उम्मीद है आपको एकदम बेहतर लगा होगा लेक्चर, मजा आया होगा, आनंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप यहाँ तक रुक गए हो और बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगता है, एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगता है, पावर मिलती है भाई कि हाँ चलो हमें मेहनत का फल मिल रहा है। बेटा भाई देखो, मैं भी यहाँ पे किस लिए वर्क कर रहा हूँ? ताकि मेरे को सफलता मिल सके, है ना। और आप मेरे को सफलता कैसे मिलेगी? जब आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे। आप जितना ज्यादा मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं उतना ही अच्छे तरीके से आपको चीजें और एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सी चीजें मैं आपको ट्रिक से एक्सप्लेन करूंगा। अब मान लो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, कार्बनिक रसायन शुरू होगा, तो उसमें सारी अभिक्रियाएं हैं, और उन अभिक्रियाओं को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा आपको। सबसे बेस्ट तरीका, है ना, कैसे प्राप्त करेंगे। और क्या होता है जब मैं रिएक्शन, इतने बच्चे गलती करते हैं इनमें, टिप्पणी वाले तो कर देते हैं, रट लेते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे, और क्या होता है जब मैं बच्चे घूम जावे, दिमाग घूम जाए बच्चों का, लेकिन उनकी इतनी जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि एक भी रिएक्शन नहीं आप छोड़ देंगे। ऑल्दो जितना आसान आपको लग रहा हो, उससे आसान आपको कार्बनिक रसायन लगेगा। बस उस टाइम तक मैं बना रहा हूं, इसलिए आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। ओके बाय।